welcome to our first lecture, which is Introduction to Artificial Intelligence, its types and applications. फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा डेमो लेक्चर भी होता है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, जिसमें हम जो डोमेन हम जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन होगा. सो लेट्स कंटिन्यू. हमारा एजेंडा हम लोग देख लेते हैं कि हम पहले एआई को डिस्कस करेंगे कि एआई क्या है. उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. देन टाइप्स ऑफ एआई. फिर उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन ऑफ एआई एप्लीकेशन ऑफ एआई पढ़ेंगे. और ओके, उसके बाद की बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग एआई. और फिर एक इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. सो ओके, व्हाट इज़ एआई. वेबिनार्स आपने अटेंड किए होंगे मेरे ख्याल में आप सब ने. कैन यू हेयर मी? यस. जी, आप लोगों ने वेबिनार्स अटेंड किए हैं सब ने? नहीं, अच्छा, नहीं किए. ओके मैंने किया है. ओके ओके, इट्स ओके. अच्छा, चलें हम एआई को डिस्कस कर रहे हैं. पहले हम बताते हैं कि एआई है क्या. बेसिकली ये वो फील्ड है जिसमें हम मशीन्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली टास्क के लिए, या जो अपनी कोई भी पर्टिकुलर टास्क है जिसको जो हमें परफॉर्म करवानी है उससे मशीन से. तो हम उन मशीन्स को सिमुलेट करते हैं कि वो एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सो वो ह्यूमन नेचर को मिमिक करें और वो मशीन उस टास्क को, जो स्पेसिफिक टास्क है, उसको अकम्प्लिश करे. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पहले तो एक मशीन कैसे करेगी ये काम. पहले तो उसकी लर्निंग ज़रूरी है. पहले हम अपनी जो भी मशीन्स होती हैं, इधर वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर्स में हो, हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं और वो हार्डवेयर भी होते हैं, लाइक रोबोट्स और इस तरह की इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं. हमारा एक सिंपल कंप्यूटर भी है. इसको नहीं पता कि किस तरह से काम करना है. ऑब्वियसली ये एक ज़ुबान जानता है, वो है प्रोग्रामिंग. जो हम कोड करेंगे ये वो करेगा. सो हम अपने जो स्पेसिफिक टास्क होती है उससे रिलेटेड हम अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं और अपने अल्गोरिदम्स बनाते हैं. और इन अल्गोरिदम्स पे हम अपना मॉडल बिल्ड करते हैं. वो मॉडल पहले क्या करता है, वो लर्न करता है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह का है, नॉर्मल बिहेवियर हमारा क्या है एक ह्यूमन का. सो वो लर्न करता है नॉर्मल पैटर्न्स. उसके बाद अच्छा, उस लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें, थिंकिंग आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है और उसके रीजंस क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं. सही है. उनको उसके क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से वो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उसको फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाता है कि इसमें हमें किस तरह से एक्ट करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है. तो ये सारा लर्निंग प्रोसेस होता है जो हमारा एक एआई मॉडल या एआई एल्गोरिदम जो है वो कर रहा होता है. सो हम अपने मॉडल को जब बिल्ड करते हैं तो हम पहले उसे ट्रेन करवाते हैं, हम उसे लर्न करवाते हैं. लर्निंग में ऑब्वियसली बहुत सारी फीचर्स होती हैं हमारे पास हमारे, और वो डिपेंड करती हैं हमारे टास्क पे कि हमारी टास्क क्या है. अगर हमारी टास्क, जैसे मैंने अच्छा आपको अपना इंट्रोडक्शन मैंने वेबिनार में दिया था, आप लोगों को वैसे नहीं दिया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एमएस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मेरा बैचलर जो है वो सॉरी, वो मैथमेटिक्स का है. सो मैंने बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, और थीसिस अभी फाइनली हुई थी मेरी. तो सो उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें एक प्रोजेक्ट जो अभी मैंने लेटेस्ट किया था जो मेरा रिसर्च बेस है
जो थीसिस भी है उसमें हमने क्या किया था, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड था, और वो एक स्पेसिफिक टास्क थी कि हमें स्टूडेंट्स की आंसर स्क्रिप्ट जो है वो हम अपने एआई मॉडल को देंगे, और वो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, और जो उसने विद द मॉडल आंसर उस डोमेन में जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से उसके आंसर्स, स्टूडेंट आंसर्स को टैली करेगा, और उसके उसके बेसिस पे उसको ग्रेड करेगा स्टूडेंट्स के आंसर को। इस तरह से क्या होगा, हमारी जो इवैल्यूएशन है ना वो सिस्टम वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, और ये ऑटोमेशन काफ़ी टाइम से चल रही है, इस पर बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ये था कि मैं ज़्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को जो है वो किया था मैंने टारगेट। मेरा फोकस एक्यूरेसी और एफिशिएंसी था मॉडल की, कि एफिशिएंट हो और मोर प्रिसाइज हो, और इसके लिए मैंने उसमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल्स लगाए थे, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं, जो कि जैसे कि बर्ड है, जीपीटी होता है, बर्ड है, लामा है, बहुत आ गए हैं आजकल तो। सो मैंने बर्ड के कुछ वेरिएंट्स यूज़ किए थे, और मैंने 2 मॉडल्स बनाए थे, दोनों डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स, और उन दोनों का कंपैरिजन भी करवाया था कि विच वन इज़ एफिशिएंट एंड विच वन इज़ एक्यूरेट, ईदर बोथ आर एक्यूरेट और वाइस वर्सा। सो ये जो चीज़ थी ये एक स्पेसिफिक टास्क थी, एक एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत स्पेसिफिक टास्क थी हमारी। इस स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारे पास जो फीचर्स मौजूद थे कि हम अपने मॉडल को ट्रेन किस बेसिस पे करवा रहे हैं, उसको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, सो उसकी लर्निंग, उसकी रीजनिंग, और उसको उसके रिस्पॉन्ड कैसा करना है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। सो उसके लिए जो फीचर्स मेरे पास, मेरा जो डाटा था उस वो था क्वेश्चंस, एक मॉडल आंसर हमने दिया था उसको, अपने मॉडल को, और उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट आंसर्स दिए थे कुछ, क्योंकि डाटा हम गैदर करते हैं और फिर हम उस पे ट्रेन करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, एक क्वेश्चन था, उसका मॉडल आंसर था कि उसका आंसर होना क्या चाहिए, और एक स्टूडेंट आंसर था, और उसकी बेसिस पे उसकी ग्रेडिंग की हुई थी इवैल्यूएटर्स ने। सो वो हमने ग्रेडिंग दी थी उसको, वो उसके ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवाया, उसके बाद उसको वैलिडेट किया, और फिर उसके बाद हमने उसकी टेस्टिंग की। सो एक्यूरेसी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए, और एफिशिएंट भी थे मेरे मॉडल। मैंने 2 मॉडल्स यूज़ किए थे, बर्ड और डिस्टिल बर्ड, जो कि दोनों बर्ड की वेरिएंट है। तो डिस्टिल बर्ड जो था वो ज़्यादा एफिशिएंट था, और बर्ड जो था वो ज़्यादा एक्यूरेट था। सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, यू नो। तो ये चीज़ जो है मेरा कंक्लूजन था थीसिस का। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो भी टास्क होती है, हम उसके हिसाब से, उसमें हर टास्क के कुछ ना कुछ फीचर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमारा मॉडल लर्न करता है। सो हम उसको जो हैं वो फीचर्स क्या देंगे जिसकी बेसिस पे वो लर्न करे, जिसकी बेसिस वो रीजनिंग करे, और उसको रिस्पॉन्स करे। सो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट मॉडल, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मॉडल, या रोबोट कह लें, जो भी कह लें आप, वो किस बेसिस पे काम करेगा, उसकी 3 मेन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली बात तो ये कि उसे लर्न करना है, दूसरी बात उसको रीजनिंग करनी है कि मतलब ये क्यों हो रहा है, कोई भी काम क्यों हो रहा है, और उसके बाद उसमें उसको कैसा रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सो ये की एलिमेंट्स हैं किसी भी एआई मॉडल के अच्छे होने के, बेसिक मॉडल्स हैं जिसके थ्रू वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें यही बताती है कि हमारी मशीन जो है उसको प्रोग्रामिंग के अलावा, कोड के अलावा कुछ नहीं पता। तो हम उसको जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं उनको कोड करते हैं, और उसको बताते हैं कि ये एल्गोरिदम ये काम करने वाला है, और फिर हम उसको ट्रेन करते हैं, वो उसको परसीव करता है, उससे लर्न करता है, और फिर वो अपनी प्रेडिक्शन या अपना जो भी उसको रिस्पॉन्स करना होता है, रिएक्ट करना है, सो वो करता है। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स मौजूद हैं, लाइक सिरी है, एलेक्सा है, गूगल के भी आ गए, बहुत सारी, अब तो अमेज़ॉन के हैं, और हर ही
कंपनी के अपने अपने जो हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स मौजूद हैं। इवन अब हमारे पास वैसे एआई ट्यूटर्स भी कह सकते हैं आप जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे आईबीएम में भी एक एआई ट्यूटर मौजूद है जो टाई के नाम से है, और इसी तरह से वेबसाइट्स पे भी लोगों ने अपने एआई चैटबॉट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं। सो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये भी एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं या मॉडल्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी अपनी सहूलत के लिए बनाए गए। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ रिकमेंडेशन सिस्टम। सो रिकमेंडेशन सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे देखा होगा नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, और आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखा होगा जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं ऑफ़ योर इंटरेस्ट। आपने एक यॉनरा की मूवी देखी, आपको वो बाकी और यॉनरास की जो है वो उसी सेम यॉनरा की मूवी सजेस्ट करते हैं फिर। तो सॉरी, ओके, सो सेम यॉनरा की, सेम इंटरेस्ट की आपको मूवीज़ या सीरीज़ वो सजेस्ट करने लगते हैं। इसी तरह सॉन्ग्स में हैं कि आप एक जो है वो थी उसमें सुन रहे हैं म्यूज़िक, तो आपको वो सेम इंटरेस्ट के म्यूज़िक, या आप जो शॉप कर रहे हैं तो आपको जैसे ग्रॉसरी है या क्रॉकरी है या बैग्स हैं, शूज़ हैं, जो भी हैं, तो वो आपके सेम इंटरेस्ट के आपको रेकमेंड करता है। तो ये जो रेकमेंड कर रहा होता है ये रेकमेंडेशन सिस्टम होता है जो बेसिकली एआई ड्रिवन है। ये रेकमेंडेशन सिस्टम आपके बेसिकली एआई मॉडल ही है जो लर्न करता है एट रियल टाइम। ये लर्न कर रहा होता है कि ह्यूमन जो यूज़र है उसका स्पेसिफिक बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है, वो क्या उसका इंटरेस्ट है, और वो उसको देखता है और उसके हिसाब से उसको रेकमेंड करता है कि यू माइट लाइक दिस और दैट। सो इस तरह से वो रेकमेंड कर रहा होता है। सो दिस इज़ एआई ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम। इसी तरह से अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस व्हीकल्स की। सो ऑटोनॉमस व्हीकल्स तो आपने अब देख भी लिया होगा, टेस्ला का वैन भी है, कार भी है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ड्राइवरलेस कार भी कह सकते हैं आप इनको। सो बेसिकली ये कर क्या रही होती हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑब्वियसली कोई ड्राइवर नहीं है, तो अब विदाउट ड्राइवर हम कैसे अपनी कैब या कार चलाएं। सो उसके लिए एआई मॉडल्स जो हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और इसको पूरा सिमुलेट किया जाता है, इस पूरी रोबोटिक कार को या वैन को जो भी है। उसमें सेंसर्स लगाए जाते हैं और वो सेंसर्स के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट को परसीव करता है, वो देखता है, सेंस करता है, और उसके बाद उससे वो लर्न करता है कि नॉर्मल पैटर्न क्या है, किस तरह से जाना है, क्या सिनेरियो है आपके आसपास आपकी इन्वायरमेंट में, और उसके बाद जो है वो उससे रीजनिंग जो है उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है, और उसके बाद फिर वो उसके हिसाब से उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको लेफ़्ट जो है वो मुड़ना है, राइट मुड़ना है, स्ट्रेट जाना है, कहाँ स्टॉप होना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो उसके बाद वो लेते हैं। सो ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो हैं ये भी एआई ड्रिवन हैं। ये दिस इज़ व्हाट एआई इज़, और एआई ड्रिवन रोबोट और कार। ओके, अभी हमने एआई और इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि एआई है क्या बेसिकली और कब स्टार्ट हुई। सो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम। सो एआई जो है वो 1950s से स्टार्ट हुई। जॉन मैकार्थी जो फादर ऑफ एआई भी कहलाते हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और 1950s में हमारे पास सबसे पहले एक ट्यूरिंग टेस्ट आया जो बहुत अभी भी बहुत फेमस है। एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये एक टेस्ट परफॉर्म किया था, और ये एआई बेस्ड टेस्ट ही है जो 1950 में परफॉर्म किया था उन्होंने। लेट मी सी इफ देयर इज एनी।
डिस्टर्बेंस और लोगों को भी लेना है क्लास में। ओके, सो इस ट्यूरिंग टेस्ट में क्या था कि आप जैसे यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे, सबको विजिबल है स्क्रीन? यस। सबको स्क्रीन विजिबल है? जी जी। ओके, जी। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि एलन ट्यूरिंग जो थे, ये जो इसमें आपको मैंने पिक्चर एक शो की हुई है जिसमें ए बी और सी है। सी जो हैं ये एक मॉडरेटर हैं या एक जो है वो इंटरव्यूअर है, आप समझें। सो और ए और बी पे, ए पे हमारे पास एक एआई मॉडल या एक मशीन रखी है, ठीक है, एआई सिस्टम या एक मशीन रखी है या रोबोट जो भी कह लें। और बी पे हमारे पास एक ह्यूमन है, ठीक है। इसमें एलन ट्यूरिंग ने जो टेस्ट किया, ट्यूरिंग टेस्ट जो बहुत फेमस है, इसमें हुआ क्या कि जो ये सी पर्सन है, ये एक क्वेश्चन या एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो उनको दोनों को देगा या क्वेश्चन देगा और दोनों से उसका आंसर लेगा। और जिसका आंसर ह्यूमन ह्यूमन आंसर से जो है नियरेस्ट हुआ, सो वो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ह्यूमन ब्रेन एक किस तरह से काम कर रहा है, और ह्यूमन लाइक जिसका आंसर होगा तो वो माना जाएगा। जैसे हमारा मशीन का था कि मशीन को एक जगह रखा, एक जगह ह्यूमन को रखा, और इन दोनों के दरमियान बेसिकली एक कंपटीशन है कि अगर दोनों ही एक ह्यूमन लाइक आंसर देने में कामयाब हो गए तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये एआई मॉडल है या जो ये स्पेसिफिक रोबोट है, मशीन है, ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच रहा है, उसकी तरह रीजनिंग कर रहा है, ठीक है, और वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो दोनों से सवाल पूछे गए, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, और ह्यूमंस जब आंसर देते थे तो वो पता चलता था। अच्छा, ये जो सी थे इनको नहीं पता था ए पे कौन है बी पे कौन है, ये तीनों की जो है थी वो आइडेंटिफिकेशन हिडन थी। और उसके बाद अंदाज़ा जो है वो लगाया जाता था आंसर्स से कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। एक मशीन होती है वो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। जब वो रिस्पॉन्ड करते थे पता चल जाता था कि ये जो है ये ह्यूमन है और ये नहीं है। और उनके टेस्ट का बेसिकली मकसद ये था कि जब ये फ़र्क मिट जाए कि दोनों का आंसर बिल्कुल ह्यूमन लाइक हो जाए, मतलब ह्यूमन की तरह ही आंसर हो दोनों के, तो फिर एक एआई मॉडल और ह्यूमन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। सो ये ट्यूरिंग टेस्ट जो था ये बेसिकली ये सिनेरियो था। तो इसमें इन दोनों से सवाल पूछे गए थे, और जब तक पूछते रहे थे जब तक कि ह्यूमन लाइक हमें पता ना चल जाए कि वो जो सी पर्सन है, पर्सन सी जो है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो ए कौन है और बी कौन है, ठीक है। नेक्स्ट 1970s में हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स आए जो कोर एआई, क्लासिकल एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स थे, और नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स भी कहा जाता है इनको, एक्सपर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। 1970s में एक्सपर्ट सिस्टम्स बहुत थे। इनमें होता क्या था कि नॉलेज जो है एक एक्सपर्ट से, आपके पास विजिबल होगी पिक्चर, सो एक एक्सपर्ट की नॉलेज से, किसी भी डोमेन का एक्सपर्ट हो उसकी नॉलेज से एक नॉलेज बेस क्रिएट की जाती थी। और फिर जो एक नॉन एक्सपर्ट यूज़र है उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, तो वो अपनी क्यूरीज़ जो हैं वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू इस एक्सपर्ट सिस्टम को देता था, इनपुट करता था। इसका इन्फ्रेंस इंजन जो है वो नॉलेज बेस से, जो एक्सपर्ट्स से की मदद से बनाई गई है, उससे उसकी जो है प्रोसेसिंग करता था कि उसमें क्या इसका आंसर हो सकता है, अगर ये सिचुएशन है तो इसमें क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये इन्फ्रेंस इंजन प्रोसेस करके फिर वो आगे उसको एडवाइस करता था जो यूज़र है उसको। सो एक्सपर्ट सिस्टम में भी
बहुत सारी मतलब इसकी भी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ होता था, होता है और अभी भी हो रहा है। लाइक हेल्थ केयर में बहुत यूज़ हुआ है, लॉ में बहुत यूज़ किया जाता है, बिजनेसेस में तो आज भी एक्सपोर्ट सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी में आता है, और जो साइन बेस या नॉलेज बेस आ जाते हैं सिस्टम्स में अगर होती है। जो हमारे जो सिस्टम्स बनते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो सोल्यूशन सिक्योरिटी सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनमें हाइब्रिड मोड भी होती है। लाइक कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो ऑटोमेटेड आपको काम कर रहे होते हैं, और कुछ नॉलेज बेस्ड होते हैं या सिग्नेचर बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी ये एक्सपोर्ट सिस्टम आता है। सो इसकी भी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है। 1970s में हमारे पास जो एरा था वो एक्सपोर्ट सिस्टम्स का था। उसके बाद 1997 में हमें ये पता चला था कि एक चेस चैम्पियन को IBM के डीप ब्लू जो है AI बेसिकली मशीन या AI मॉडल कह सकते हैं आप, इसने डिफीट किया था चेस गेम में जो चैम्पियन थे उनको 1997 में। सो ये जो चेस और गेम्स हैं, मैंने पहले भी इसका तस्करा किया था, अभी भी बता रही हूँ कि AI की जो एप्लीकेशंस है वो बहुत वास्ट है, और क्लासिकल AI में भी और मशीन लर्निंग में भी गेम्स में भी बहुत एप्लीकेशन है इसकी ना। अब ये जो चेस की जो एप्लीकेशंस है, ये तो सिंपल हमारी एक्सपर्ट सिस्टम या सिंपल ये जो क्लासिकल AI है हमारी, सर्च स्ट्रेटजीज़ या ह्यूरिस्टिक के थ्रू ही जो है वो हो जाती है। सो यहाँ पे जो 1997 में ये जो इन्होंने डिफ़ीट किया, तो ये बेसिकली नॉलेज बेस के थ्रू किया इन्होंने, और इस सर्च स्ट्रेटजीज़ और ह्यूरिस्टिक के थ्रू इन्होंने किया। मैंने आप वेबिनार में बताया था एक्चुअली कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब मैं कोर्स कर रही थी तो पढ़ रही थी ड्यूरिंग माई मास्टर्स। सो उसमें मैं हमें हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमें असाइन किया था। सो वो ये था कि हमें एक जेनेटिक एल्गोरिदम, ये एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर AI एल्गोरिदम है बेसिकली, वो हमें अप्लाई करना था एन क्वींस प्रॉब्लम के लिए। एन क्वींस बेसिकली ये चेस की प्रॉब्लम ही है, यानी गेमिंग के लिए। तो हमने उसका पूरा AI मॉडल उसमें सिमुलेट किया था, और उसके थ्रू हमने जो है वो अपनी ये गेम्स चेस का हमने मॉडल बनाया था। सो बेसिकली इसमें हमारे जो IBM डीप ब्लू ने जो डिफ़ीट किया, तो ये हमारा क्लासिकल AI था, और क्लासिकल AI एल्गोरिदम्स लग रहे थे। मशीन लर्निंग भी जब तक आ चुकी थी, लेकिन बहरहाल AI के कुछ हाइब्रिड मोड्स भी थे। और 1997 में हमारे पास AI की एक ये अचीवमेंट हमें मिली। इसके बाद 2010 में जाके जो है वो एक हाइप क्रिएट हुई एक मशीन लर्निंग की, और 2016 से डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है वो आगे एक हाइप मिली, एक बूस्ट मिला इसको। मशीन लर्निंग 1980 से जो है वो आई थी। 1950s से 1980s तक जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही थी का जो दौर था, वो क्लासिकल AI था, जिसमें एक्सपोर्ट सिस्टम्स, ह्यूरिस्टिक सर्चेस और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद जब मशीन लर्निंग आई, तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर हुआ AI के अंदर, जिसमें जिसमें फर्दर जो है वो एडवांस या एनहांसमेंट जो हुई वो आई डीप लर्निंग के आने से, जिसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए, और 2016 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो एक बहुत हाइप क्रिएट हुई डीप लर्निंग की, जिसमें डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं उनके थ्रू जो है बहुत ज़्यादा चेस चैम्पियनशिप्स भी हराई गई, और बहुत सारे नए मॉडल्स और नए स्पेसिफिक टास्क जो थी उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। उसके बाद इसी डीप लर्निंग में अब मज़ीद और रिसर्चेस हुई हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस उसमें होती गई, और फिर हमारे पास आ गए ऑटो इनकोडर्स आए, फिर उसके बाद अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आ गए। अभी रिसेंटली जो LLMs और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स चल रहे हैं, अब
फर्दर डिफ्यूजन मॉडल्स और रैग आ गया है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये सारे डीप लर्निंग के अंदर मतलब उसी की इन्हांसमेंट्स हैं। उसी के अंदर हमारे पास एक सब डोमेन, जैसे ये आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस जो है, इसकी एक सब डोमेन है मशीन लर्निंग, इसकी सब डोमेन जो है वो डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग की सब डोमेन आ गई हैं गैन्स की सूरत में। रैग है, इसमें अप्लाई होता है, ट्रांसफार्मर बेस में ही अप्लाई हो रहा होता है। और मज़ीद न्यू इमर्जिंग टेक्निक्स आ रही हैं जो डीप लर्निंग को और एक्सप्लोर किया जा रहा है और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरे ख्याल में। तो उससे हमें और न्यू टेक्निक्स मिल रही हैं जो गैन्स की सूरत में आ रही हैं। आपको आप देख रहे हैं उसके कितने प्रिसाइज रिजल्ट्स होते हैं और क्या एक्यूरेसी है। चाहे आप वो टेक्स्ट के बारे में कहें या आप इमेजेस के बारे में कहें, हर तरीके से जो है वो अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो रूल कर रही है आजकल की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में एआई ही का एक बहुत बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ है। लाइक आप जहाँ देखें वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ एआई सॉल्यूशंस मौजूद हैं प्रॉब्लम्स के लिए। आप देखें तो बॉट्स, हमारे पास चैट बॉट्स हैं या रोबोट्स हैं, वहाँ चले जाएं। आप कंप्यूटर विजन में देख लें तो कंप्यूटर विजन में बहुत है। इंडस्ट्री में एआई फैली हुई है। और ऑटोमोटिव में आप जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, तो वहाँ पे एआई मिलेगी आपको, एआई ड्रिवन फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी आपको। रोबोटिक्स में है, साइबर सिक्योरिटी में अब एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो ऑटोमेशन की तरफ चली गई हैं। जो हमें सिक्योरिटी एक टीम्स रखनी होती थी तो उनका वर्कलोड भी काफ़ी कम हुआ है। और इसके अलावा बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस इंटेलिजेंस की एक तो अब अपनी एक डोमेन ही बन गई है फर्दर, जिसमें एआई इनकॉर्पोरेट हो रही है। इसके अलावा मार्केटिंग में देख लें आप, और हेल्थ केयर में देख लें, कॉमर्स में, आईओटी में देख लें, टैक्स की फील्ड में टैक्स एनालिसिस है या जो भी है, फिनटेक कंपनीज़ या इंश्योरेंस कंपनीज़ में, हर जगह जो है वो अब एआई को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ये जो मैंने पिक्चर शेयर किया आप इसमें देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और वो कौन कौन से सॉल्यूशंस और प्रोवाइड कर रही हैं, किस किस डोमेन में हैं। और फर्दर अगर आप इनको देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइप्स इसकी दो तरह की हैं बेसिकली, जो मेन टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। एक तो सिंपली जो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप हैं कि किस तरीके की क्या उसकी इंटेंसिटी और किस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास मौजूद है। और दूसरी जो है वो बाय नेचर है या बाय कैपेबिलिटीज़ जो है उसकी कुछ अलग टाइप्स हैं। लाइक टाइप 1 जो है उसमें हम बात करते हैं तो 3 किस्म की टाइप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेनली: नैरो एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। सही है, ये 3 किस्म की टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम बाय कैपेबिलिटीज़ बात करते हैं तो बाय कैपेबिलिटीज़ हमारे पास 4 किस्म की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। लाइक रिएक्टिव मशीन्स होती हैं जिसमें एआई होती है, लिमिटेड मेमोरी, थियोरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। ओके, लेट्स कम टू द नैरो एआई, जिसको हम वीक एआई भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, नैरो एआई होती क्या है? ये बेसिकली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एजुकेशन सेक्टर से एक था, तो मैंने उसके एक स्पेसिफाइड डोमेन में एक स्पेसिफाइड टास्क के लिए जो है अपना एआई मॉडल तैयार किया ना। इस किस्म के जो एआई मॉडल्स या होते हैं वो जो एक स्पेसिफिक टास्क में ही जो है वो एक्सेल करते हैं। वो दे आर द पार्ट ऑफ नैरो एआई और वीक एआई।
क्योंकि वो जनरलाइज नहीं है, मतलब बहुत सारे एआई प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की एआई सॉल्यूशंस नहीं दे रहे होते। वो आपको जिस टास्क पे आपने उसको ट्रेन करवाया है वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं। सो सिर्फ ये अपनी टास्क तक ही लिमिटेड होते हैं। तो इस किस्म के जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको हम नैरो एआई, वो नैरो एआई की कैटेगरी में आते हैं। सही है। इसमें वॉइस असिस्टेंट्स आ जाते हैं, लाइक जैसे अभी हमने बात की थी सिरी और अलेक्सा की। सो ये आपकी वॉइस असिस्टेंट हैं, ये आपको इसी तरह से असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे अगर आप इनको इमेज देंगे और कहेंगे ये तस्वीर मुझे बताओ, तो ये नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली ये आपकी वॉइस सुनते हैं ना। इनका इनपुट वॉइस है और ये आपको आउटपुट भी वॉइस, मतलब ओरली वर्बली ही देंगे। सो दे कैन नॉट रिकग्नाइज इमेजेस। इसी तरह से रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स हैं, उनको डिज़ाइन किया गया है कि आप यूज़र इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको रिकमेंडेशंस दें, तो वो वही काम करते हैं, वो फर्दर आपको कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीकेआई। इसी तरह इमेज रिकग्निशन सिस्टम्स हैं, जिसमें हम अपने मॉडल्स को इमेजेस पे ट्रेन करवाते हैं और रिकग्नाइज करवाते हैं कि ईदर इट्स अ कार, इट्स अ डॉग, इट्स अ फ्लावर। सो वो ना जिस स्पेसिफाइड चीज़ के लिए ट्रेन हुआ है वो वही आपको करके देगा, वो सिर्फ यही जो है स्पेसिफाई करेगा। अगर आपने उसको क्लासिफिकेशन के लिए अप्लाई, क्लासिफिकेशन के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो वो क्लासिफाई करके देगा कि भाई ये कार है या ये कार नहीं है। या फिर अगर आपने, जैसे हमारे पास बहुत इमेज नेट के बहुत बड़े बड़े डाटा सेट हैं जो थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स जिसमें मौजूद हैं, तो हमारे पास वो थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकता है कि ये कार है, ये एनिमल है, ये फ्लावर है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकता है। लेकिन फिर भी वो क्या होगा, वो वीक एआई ही होगा, क्योंकि वो बहुत सारे काम आपको नहीं करके दे रहा है। एक डोमेन स्पेसिफिक टास्क है और वो उसी के ऊपर काम कर रहा है और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको। सॉरी। इसकी एक मिसाल हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। सो वो इंट्रूजन डिटेक्ट करता है बेसिकली ना। सो अब उसमें वो प्रिवेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको डिटेक्ट करके अलर्ट जारी कर देगा, उसका यही काम है। ठीक है, तो वो एक वो वीक एआई के उसमें आ जाता है टाइप में। लेकिन अब अगर हम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, डिटेक्शन के बाद अलर्ट्स भी आप जो हैं वो सिक्योरिटी अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जो आपको इमीडिएट जो रिस्पॉन्स करना है, इंसिडेंस रिस्पॉन्स करना है, वो भी कर रहा है। तो आपने वो वेबसाइट या वो ईमेल ब्लॉक कर दिया, जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, तो वो भी कर रहा है। तो वो थोड़ा जनरलाइज्ड है ना, मतलब एक टास्क के लिए नहीं, वो 2 या 3 टास्क के लिए अगर आप जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। सो दैट इज़ व्हाट नॉट, वी कैन नॉट से दैट इज़ अ वीक एआई। ओके। तो वीक एआई की बाउंड्रीज होती हैं कि वो उससे बाहर काम नहीं करेगा, आपको कोई और सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, उससे आगे जनरलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अपनी डोमेन में वो एक्सेल करता है, यानी जो उसकी अपनी डोमेन है उसमें वो आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत एफिशिएंट रिजल्ट्स देंगे। नेक्स्ट इज जनरल एआई, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये एआई जो होती है ना, ये कोई भी काम कर सकती है जैसे कि एक ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एआई मॉडल्स या ये एआई जो है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रही है या उसको सरप्राइज भी कर सकती है कभी कभी। सही है। सो एक वाइड रेंज ऑफ टास्क, इसमें वो नहीं है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है तो उसी को सर्व करेगी, वो उसी के लिए करेगी काम। वो जनरलाइज होती है, जनरल एआई है, इट कैन जनरलाइज वेल। ओके। सो इसमें और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो हमने अभी शुरू में जब हम एआई की डेफिनेशन की बात को डिस्कस कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे लर्निंग की, रीजनिंग की और उसकी रिस्पॉन्स की।
सो इसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है. इट कैन जनरलाइज वेल ऑन एवरी सर्कमस्टांसिस. और अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं डिज़ाइन हुई थी. बहुत सारी टास्क के लिए जो है वो उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी और बहुत वास्ट होती है. उसकी रीजनिंग स्किल्स भी बहुत पॉलिश्ड होती हैं स्ट्रॉन्ग एआई की. और वो उसी हिसाब से लर्न करती है, रियल टाइम पर लर्न कर रही होती है. लाइक एक काम हो रहा है, एक सिनेरियो है, एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको दे रही है. उसके बाद उससे जो आपका एक यूज़र फीडबैक भी तो जाता है कि भाई हाँ ये आपका रिस्पॉन्स जो है वो ठीक था या नहीं था. ठीक है. तो एक मॉडल का एक रिस्पॉन्स भी, एक यूज़र रिस्पॉन्स भी जाता है, जिसके थ्रू उस रिस्पॉन्स से, उस फीडबैक से वो लर्न कर रही होती है, रियल टाइम पे लर्न कर रही होती है. और उसके बाद जो है उसमें वो नॉलेज जो उसने अभी परसीव की है रियल टाइम पे, उसको भी अपने जो है उसके ऊपर ट्रेन अपने आप को करती है, अपने आप को इम्प्रूवाइज करती है. और मज़ीद जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है कि अब ये सिनेरियो होता है तो मुझे इस तरह से करना है. और इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी जो है वो सलाहियत रखती है, जैसे कि एक ह्यूमन, एक इंसान कर सकता है. सो ये चीज़ जो है अभी तक जो है वो थियोरेटिकली है बेसिकली. अभी तक हमारे पास वो एआई मॉडल्स नहीं बने जो इस तरह से ह्यूमन ब्रेन की तरह या एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम कर सकें. ऑल दो आप चैट जीपीटी से बहुत मुतासर होंगे. चैट जीपीटी हैं और बहुत सारे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस और इन्हांसमेंट हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है. लेकिन अभी भी वो एक मार्जिन है दोनों के बीच, एक ह्यूमन के बीच और एक चैटबॉट के बीच है. अभी भी वो फ़र्क है. जो ट्यूरिंग टेस्ट जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ना, हम अब उसके ऊपर आए हैं कि जनरल एआई में बेसिकली वही ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो उसकी बेसिस है कि जब दोनों की रीजनिंग या दोनों के आंसर्स सिमिलर हों कि आपके लिए रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाए कि विच वो इज़ ह्यूमन और कौन मशीन है. ओके. सो नेक्स्ट एंड द थर्ड टाइप ऑफ एआई इज़ सुपर इंटेलिजेंट एआई, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है इसको. ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक ना सॉरी जो अभी तक हमारे पास है नहीं. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि सुपर एआई जो है उसको, अच्छा हम अभी जनरल एआई की बात कर रहे थे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है, ह्यूमन लाइक बिहेवियर होगा उसका. लेकिन ह्यूमन की कहीं ना कहीं नीड रहती है. अभी भी हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसमें भी होता है ह्यूमन इन द लूप है. कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन की ज़रूरत होती है, पड़ जाती है, क्योंकि आपको अपने मॉडल को इवेलुएट करना है, उसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको एक ह्यूमन की ज़रूरत है. लेकिन ये जो सुपर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, सुपर एआई का कॉन्सेप्ट है, इसमें है कि एक मशीन इतनी कैपेबल है कि उसको एक ह्यूमन की नीड नहीं है, बल्कि वो उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है. ठीक है. सो इस किस्म की जो हमारे पास एआई मॉडल्स या एआई सिस्टम्स होंगे वो सुपर एआई की टाइप में आते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, लर्निंग, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़, और फिर वो वही बात आ जाती है कि फिर वही रियल टाइम पे अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से सीखना और फिर उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना और अपने आप को इम्प्रूव करना. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उस एआई मॉडल की खुसूसियात होंगी और उसको किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी इवन अपनी इवैल्यूएशन के लिए भी, कि उस मॉडल की इवैल्यूएशन भी वो खुद ही कर सकेगा. सो ये टाइम अभी तक हमारे पास आया नहीं है सुपर इंटेलिजेंस का या सुपर एआई का, और आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा. और अभी फ़िलहाल हम जनरल इंटेलिजेंस के करीब पहुंच चुके हैं, जो एआई की सेकंड टाइप है, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस. लेकिन अभी हम सुपर एआई तक नहीं पहुंचे. एक मिनट.
सो जी, इसकी एक हम मैं आपको एक एग्जांपल इसकी ये भी दे सकती हूँ कि जैसे हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग की अपनी 3 किस्म टाइप्स हैं, लाइक सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। मैंने जहाँ तक उसको स्टडी किया है ना, तो मुझे लगता है कि अभी जो हमारा काम हो रहा है वो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड पे बहुत हो रहा है। रीइंफोर्समेंट में ना बहुत कम काम चल रहा है, और वो आपको आप देखेंगे ना तो आपको हर जगह उसकी ना सर्टिफिकेशन ना इतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं रीइंफोर्समेंट पे काम, क्योंकि अभी तक उस पर इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में या हमारे इर्द गिर्द नहीं हो रहा कहीं ना। तो लेकिन सुपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ना, उसमें ये पोटेंशियल है कि वो आगे जाके जो है ना वो हमें सुपर एआई से मुतारिफ करवा सकती है। ये भी जब हम इसको स्टडी करेंगे ना तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, हम आगे लेक्चर्स में जब पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, तो फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं बताऊं कि हम किस तरीके से जा सकते हैं सुपर इंटेलिजेंस की तरफ, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। उसके चांसेस भी हैं, और फर्दर आगे देखें इन 1 या 2 डेकेड्स की बात है और हम सुपर इंटेलिजेंस तक ही होंगे, पहुँचे हुए होंगे। ओके, अब इसमें जो यही तीनों टाइप्स आपको बताई हुई हैं कि नैरो एआई जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है, ह्यूमन जनरल एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करने के लिए है, और सुपर एआई जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर रही है। सॉरी, लेट मी सी व्हाट्स द मैटर। मेरा इसमें क्वेश्चन था, इससे पहले कि जी। कॉल एंड हो जाए, 10 मिनट रह गए हैं। अभी ये जो करंट सिनेरियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल है, ये किस किस कैटेगरी में बेनिफिट दे सकता है? यानी मीन्स मैं वर्क कर रहा हूँ एज एन आईटी सर्विसेज, तो काफ़ी हद तक तो मैं ओपन एआई और इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट भी लॉन्च कर दिया अपना। जी। तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये जो क्यूरीज है वो हल हो जाती हैं। जी। तो डू वी नीड टू मोर लर्न अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सम अदर वे आउट, लाइक जो कोर्स आउटलाइन है, जैसे सर्चिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म। सर्चिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, या ह्यूरिस्टिक सर्च का एक अभी आपके कोर्स आउटलाइन में ये है। जी। तो इस ये भी है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि चाइना ने जो अभी आपने बात की ना सुपर एआई की, हम्म। तो आई थिंक कि चाइना इस डोमेन में काफी हद तक आगे निकल चुका है। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये चाइना बहुत ज़्यादा इसमें आगे है। किया, जी। तो किसी भी वक्त चाइना एक बिग सरप्राइज करने वाला है वर्ल्ड को। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से जितनी तेज़ी से जो है वो चाइना कर रहा है ना काम, वो कर सकता है। मैं यही बात कर रही हूँ, 1 या 2 डेकेड की बात है कि सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी फिर, क्योंकि आगे जो अब जितनी रिसर्च और जितना काम एआई पे हो रहा है, और जितनी मतलब आप देखें ना इंडस्ट्रीज़ में अब हर जगह एआई ही इनकॉर्पोरेट हो रही है। हमारा टोटल जो सारा काम है जो वो जा रहा है ऑटोमेशन की तरफ। वो और इसीलिए, या सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी हमें भी जी जी। यहाँ पे ऑफिशियली कंपनी की तरफ से भी आ गया है कि ये जो टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, इससे रिलेटेड जो दूसरे टूल्स हैं, हम्म। जिसमें जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह है, और इस हम्म। तरह से दूसरे मामलात हैं जिनमें प्रेजेंटेशन है, वो हम्म। उनको सीखें और उसके ऊपर वर्कआउट करें, और फ्री में उसकी जो ट्रेनिंग है वो अवेलेबल है हम्म। ओवर द वेब। तो हाँ। ये उसी से रिलेटेड, ये आप वाली ट्रेनिंग भी उसी से रिलेटेड है। मींस मुझे आईटी सर्विसेज से रिलेटेड अगर मैं ये कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा क्या इसमें बेनिफिट है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ? देखिए, आप अभी इसमें एआई, आप जो आप कह रहे हैं आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसमें करते क्या है बेसिकली? अभी मतलब तो आप। जनरल जो क्यूरीज होती हैं रिलेटेड टू सम डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो
वो और कुछ डॉक्यूमेंटेशनल वर्कआउट होता है जर्मन से आप चैट रिलेटेड। मैं जीपीटी यूज़ जर्मनी करते में हैं होता उसके हूँ ना। लिए, को पायलट और चैट जीपीटी? हाँ। जस्ट प्रॉम्प्ट और इस तरह से होता है ना कि आप इनपुट दें, आपको जो है वो हम्म। स्पेसिफिक सोल्यूशन। सो यू आर जस्ट यूजिंग द टूल। आई एम या। आई एम टेलिंग यू अबाउट हाउ टू मेक द टूल। सही है ना? सो आपको ये एआई इनकॉर्पोरेट करनी कैसे? अब आप जो हैं वो एक बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं आप चैट जीपीटी पे कि वो आपको इसका एक आप उसको टास्क देंगे, आप प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपको उसका आउटपुट दे देगा। आपने उसको डेली यूज़ पे यूज़ किया, दिस इज़ वेरी गुड, जो है अच्छा है। और इसीलिए हम एआई को इनकॉर्पोरेट करवा भी रहे हैं हर चीज़ में, ताकि हमें एफिशिएंटली हमारे काम हो सकें और एक्यूरेट हो। तो लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी रियल लाइफ रियल टाइम आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए जो अभी तक आपके पास इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब नहीं हो पाया, या आपको कोई अपनी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको जो है उसको ऑटोमेट करवाना है, उसमें आप एआई किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लाइक मैंने आपको मिसाल दी साइबर सिक्योरिटी की, कि साइबर सिक्योरिटी में ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम्स ये क्यों बनाए गए। सिक्योरिटी पूरी सिक्योरिटी इनके पास होता है ना, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है सबके पास, लेकिन वो क्या था, फिर भी ऐसा होता था कि कहीं अटैक हो गया, कोई थ्रेट्स हैं, कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये नहीं पता चल रहा होता था। ज़्यादा इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते ह्यूमंस। लेकिन जो अब हमने उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके गए तो वो क्या होता है कि फायर वॉल भी नहीं देख पाती, क्योंकि वो पैकेट्स नहीं, पैकेट्स के अंदर नहीं दिखती। तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है वो बेसिकली वो पैकेट के अंदर जो आपका कंटेंट है, जो बॉडी है, उसको देख रहा होता है और उसमें देख लेता है कि कोई मैलवेयर या कोई मलिशियस चीज़ तो नहीं आ रही है। सो बेसिकली हमने उसको ऑटोमेट करवाया, ताकि वो ऑटोमेट होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। एक तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बाज़ दफ़ा फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, फॉल्स अलार्म्स भी हो जाते हैं, अलर्ट्स भी जारी हो जाती हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा यूज़र बिहेवियर से फ्लक्चुएट होता है। तो लेकिन असल चीज़ क्या है कि जो मेन फॉल्स अलार्म तो होते हैं, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट जो एक्चुअल आपका हो रहा होता है ना अटैक, वो भी आपका सामने आ जाता है। और उस पर बर वक्त अलर्ट जारी होना, और अगर प्रिवेंशन सिस्टम है तो उस पर फ़ौरन एक रिस्पॉन्स देना, तो ये बहुत जो है ना, आपको बहुत बड़े नुकसान से जो है वो मतलब पूरी तरह से तो नहीं खैर बचा सकती, कभी कभी मे भी बचा भी दे अगर ब्लॉक कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसा एक्शन, ऐसा रिस्पॉन्स किया है, लेकिन आपका काफ़ी हद तक नुकसान कम हो जाता है। सो इसीलिए लोग आजकल हर कोई जो है वो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ले रहा है, सिस्को और ये सारी हैं, इसलिए जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन ऑटोमेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे एआई ड्रिवन है। एआई ने उस सिस्टम को कैपेबल, एआई से वो सिस्टम कैपेबल हो गया कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे और फ़ौरन जो है अलर्ट जो है वो जारी करे। और अगर आप प्रिवेंशन का या रिस्पांस का आपने सिस्टम भी रखा है, तो वो उसमें जो फोर्स्ड बेसिक रिस्पांस कर सकते हैं ना, इंसिडेंस रिस्पांस, वो फ़ौरन करते हैं। तो ये चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए या अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे एआई इनकॉर्पोरेट की गई ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि मेरा जो थीसिस का था, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ग्रेडिंग करवा रहे हैं, तो ये बेसिकली किसके लिए बेनिफिशियल है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि एक जो इतना एग्जॉस्टिंग टाइम टेकन प्रोसीजर होता है कॉपी चेकिंग का, तो एवेलुएटर्स को भी आसानी, इंस्टीट्यूशन को भी जल्दी अपने रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकेंगे, और स्टूडेंट्स को भी आसानी, उनके रिजल्ट्स उनको जल्दी मिल जाएंगे, टाइमली और एक्यूरेट भी मिल जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होती है, लेकिन नियरेस्ट टू 100 होती है एआई सिस्टम्स में, और इसी के ऊपर मज़ीद वर्क किया जा रहा है। पहले भी बहुत हो चुका है और अब भी किया जा रहा है। और ये एक्यूरेसी और ये एफिशिएंसी की वजह से ही जो है एआई को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन इतना एफिशिएंटली नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं जो एआई के टूल्स जो हैं हम उनको दें और वो फ़ौरन सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स कर देते हैं, और वो हाँ इंसान सोच रहा होता है कि अब हम हाँ, कैसे ये करें। बेसिकली हम्म।
ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि अगर मैं अपने नेटवर्क डोमेन की फील्ड में देखूं तो मुझे मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि मेरे नेटवर्क में कोई अटैक तो नहीं आया, कोई मालवेयर तो नहीं आया, कोई लेकिन एग्जैक्टली। एआई का अगर कोई सॉल्यूशन उस पे इम्प्लीमेंट हुआ होगा तो वो एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक चेक करके मुझे अलर्ट यस। जनरेट कर देगा। एग्जैक्टली। ये उसी से रिलेटेड है ना। जी जी, ये साइबर तो सिक्योरिटी। ये हाँ, यही तो चीजें, ये ऑलरेडी तो कुछ चल रही है। हम्म। तो अब इसमें एडवांस मैकेनिज्म में ये है कि आप चाह रहे हैं कि अगर हम प्रीपेड जो इनके सॉल्यूशन है उनको लेने की बजाय खुद से कुछ कर सकते हैं। टूल्स यूज करके अगर आप अपना एक इसको लर्न सॉल्यूशन हम करें। जनरेट कर जी सकते हैं। जी। आप अगर ये अच्छा। एआई कर लें तो आप अपने मॉडल्स बना के आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैंने बताया हम्म। था वेबिनार, 2 वेबिनार्स लिए हुए थे, कंडक्ट किए थे, तो उनमें मैंने बताया था कि मेरा अभी रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में स्पैम डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट किया है। मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ा था, उसमें एआई किस तरह इनकॉर्पोरेट करनी है। उसमें स्पैम ईमेल डिटेक्शन का किया था, जिसमें मैंने एनएलपी और मशीन लर्निंग जो है इनकॉर्पोरेट की थी इसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा एआई मॉडल जो है उसको ट्रेन किया हमने कि ये स्पैम इस किस्म के जो हैं वो क्राइटेरिया और फीचर्स दे दिए कि इस तरह के ईमेल्स जो होंगे वो स्पैम है, इस किस्म के हैं, डाटा सेट पे ट्रेन करवा दिया। उसके बाद वो प्रिडिक्ट करेगा, हम उसे रियल टाइम पे देंगे, एक ईमेल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस ट्रेनिंग की, उस लर्निंग की बेसिस पे जो है हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये स्पैम है या हैम है। सही है। सही है। अब वहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन आती है, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि अभी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, कि अच्छा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है या अच्छी प्रोडिक्शंस हैं या नहीं है। फिर उसको फर्दर इम्प्रूव किया जाता है, उसकी ट्यूनिंग की जाती है, उसमें ऑप्टिमाइज़ किया जाता है मॉडल्स को, जिसके थ्रू जो है उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गूगल जो है वो ये यूज़ कर रहा है, जो आपकी प्रोमोशनल ईमेल्स होती हैं या इस किस्म की ईमेल्स होती हैं, तो वो जाती हैं जंक में या स्पैम में चली जाती हैं, फोल्डर्स में फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं उसमें, तो ये वो फ़िल्टर्स हैं जो एआई ड्रिवन है। सही है। तो इसमें भी एआई छोटी छोटी चीज़ में, जो गूगल ट्रांसलेट है ये एआई बेस्ड है, रिकमेंडेशन सिस्टम एआई बेस्ड है। आपको, हमें हम्म। पता नहीं होता कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो एआई बेस्ड है, जिनका हमें पता भी नहीं होता है। जो नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी गूगल मैप्स पे चलती है, ये एआई ड्रिवन है। इवन आपकी सही हो गया। लोकेशन ऑन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लोकेशन गूगल के पास लाजमी होती है कि आप इस वक्त कहाँ हाँ, पे हैं, वो तो ऑब्वियसली। हाँ। पूरी ट्रैकिंग जी। डिवाइस है वो, एग्जैक्टली। ये जो एग्जैक्टली। मोबाइल है बिल्कुल ऐसे ही ये चल रहा डाटा ही तो हमारे पास आया है। जब हमारे पास ये डाटा आया है तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो उसको एक बूस्ट मिला है, क्योंकि हमारे पास जब से एआई आया था, जब से हमारे पास प्रॉब्लम ही डाटा सेट का था कि डाटा नहीं था हमारे पास। अब हमारे पास हर चीज़ जो है वो ऑटोमेट हो गई है। हर इंसान के पास गैजेट्स हैं जिसके थ्रू हम जो हैं वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है बहुत सारा। अब इतना ज़्यादा डाटा हमारे पास हो गया है कि अब हम बिग डाटा पे काम कर सकते हैं, और उसी के थ्रू हम ये गैन्स और ये डीप लर्निंग मॉडल्स जो हैं ये सब जो हैं वो ट्रेन करवाते हैं। जी। सो अच्छा, लिमिटेशंस क्या हैं? नैरो एआई जो है उसकी यही लिमिटेशंस हैं कि वो अपनी प्रोग्रामिंग तक ही लिमिटेड है, यानी उसको जितना प्रोग्राम किया गया है, जिस टास्क के लिए प्रोग्राम किया गया है, वो बस वही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छी नहीं होगी, वो अपनी टास्क में एक्सेल करेगा। ठीक है। उसके बाद हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये अब तक तो है वो, ये मीट नहीं हुआ है, ये माइलस्टोन भी अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन हम इसके बहुत करीब हैं। इसमें जो है इसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो ये वही बात आ जाती है, ऑटोनॉमस लर्निंग और रीजनिंग है। जैसे रियल टाइम पे डाटा लेना, फीडबैक लेना और उससे अपने आप को इम्प्रूव करना, जो कि ये जो चीज़ है ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो है वो एक ख़ासियत है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका होगा तो उसमें मैं बताऊँगी। और सुपर एआई जो है ये पोटेंशियल रिस्क है, जो कि सही बात है कि जब इंसानों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए और हर काम एक मशीन करने लगे तो वो एक लम्हा फ़िक्रिया ही होगा। लेकिन वो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फास्ट पेस होगा। अभी ही हम कहते हैं कि इतना टाइम फास्ट पेस है और वो टाइम बिल्कुल अलग ही होगा फिर। सो साइंस फिक्शन मूवीज़ में अब तक तो हमें देखने को मिलता है, अब आगे देखें अगले 10 सालों में, 5 से 10 सालों में भी हमें ये टाइम मिल सकता है देखने को। ओके, अब बाय कैपेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 4 टाइप्स हैं। रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थियोरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर एआई। रिएक्टिव मशीन्स की बात करते हैं जो प्योरली रिएक्टिव जो होती हैं, ये मशीन्स जो हैं इनके पास कोई डाटा नहीं होता या कोई ऐसा ख़ास मेमोरी अलग से नहीं होती जिस पे वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक जो है वही बात जो VKI की हम बात कर रहे होते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, एक काम होता है जिसको वो कर रहे होते हैं और वो उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो इसमें डाटा की और मेमोरी की इतनी एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। डाटा तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं एक्सपोर्ट सिस्टम की, मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। इसमें रूल्स बनाए जाते हैं, किसी एक्सपोर्ट से कम्युनिकेट किया जाता है और एक नॉलेज बेस बनाई जाती है, और उस नॉलेज बेस में क्या होते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स जब यूज़र अपनी क्यूरीज देता है या एक सर्टेन एक्शन करता है तो उसके रिस्पॉन्स किस तरह करना है, उसके लिए वो रूल्स फायर होते हैं। कि अगर एक जैसे अगर हम हेल्थ केयर में बात करते हैं, हेल्थ केयर में अगर हम बात करते हैं उसकी डायग्नोसिस की, कि कोई डायग्नोसिस करना है, तो हमारा रूल एक्सपर्ट नॉलेज से एक डॉक्टर की मदद से नॉलेज बेस उसकी क्रिएट की गई भी होती है। अब हम बताएंगे कि हमें फ्लू है और हमें कोल्ड भी है, सो वो आपको बताएगा कि भाई आपको या हमें फ़ीवर भी है, तो वो आपको कहेगा कि आपको आगे से वो बताएगा कि क्या डायग्नोस करेगा, आपको कोल्ड हुआ है या आपको क्या है। इसी तरह से मेडिसिन आपको कोई प्रेस्क्राइब कर देगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और ये भी प्रॉब्लम हो रही है, सो इसके लिए आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। इसी तरह से डायग्नोसिस भी कर देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये बीमारी है। सो ये सारा जो होता है ना, ये बेस करता है एक्सपर्ट नॉलेज पे, यानी वो डॉक्टर या वो जो सर्जन है या जो भी एक्सपर्ट है उसकी नॉलेज से जो नॉलेज बेस क्रिएट किया गया है उसकी बेसिस पे जो है ना आपको बताया जा रहा होता है। सो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसी तरह चेस गेम में बात जैसे मैंने पहले भी की थी कि चेस गेम में ये सर्चिंग टेक्निक्स जो आ जाती हैं, जो कोर AI एल्गोरिदम्स या AI स्ट्रेटजीज़ हैं। सर्च स्ट्रेटजीज़ और मशीन लर्निंग दोनों जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन और दोनों की मेथडोलॉजीज़ भी अलग हैं, लेकिन दोनों बेसिकली AI बेस्ड ही हैं। सही है। तो अब चेस गेम में इन्होंने एक एग्जांपल दी कि चेस गेम में जो है मशीन जो है वो मूव्स ऑब्ज़र्व कर रही होती है और उसकी बेसिस पे वो एक नॉर्मल बिहेवियर बनाती है कि ये नॉर्मली हमारे पास अगर हमने ये टर्न लिया है तो फिर इसका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, ये हो सकता है। ये सारी अप्रोचेस जो हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक आ जाती है। हमें सर्च कर रहे हैं, हमारा सर्च स्पेस जो है वो चेस है। अब उसमें हमने एक चाल चली है और उसके बाद सामने वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी चालें चल सकता है। सही है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपको कौन सा बेस्ट मूव है। सही है ना। उसके लिए ह्यूरिस्टिक आ जाती है। ह्यूरिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। सो वो हम फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेसिकली उसकी मदद से, उस ह्यूरिस्टिक की मदद से हमारी मशीन जो है ये ऑब्ज़र्व कर रही होती है कि बेस्ट मूव कौन सा हो सकता है, कौन सी जो है वो अप्रोच हमारी बेस्ट हो सकती है। वो उस ह्यूरिस्टिक की मदद से जो है वो अपना नेक्स्ट मूव लेती है। वो नेक्स्ट मूव लेगी जो कि बेस्ट मूव हो सकता है। सही है, जिसकी वजह से हमारी मशीन जीत सकती है। ठीक है। इसी तरह से IBM ये जो इन्होंने चेस एक्सपर्ट को हराया था, सो वो यही था, ह्यूरिस्टिक्स और सर्च स्ट्रेटजीज़ या क्लासिकल AI के पीछे। इसके बाद आ जाते हैं हम लिमिटेड मेमोरी पर।
इन मशीन्स में क्या होता है कि ये प्रीवियस डाटा जो है वो अपने पास कलेक्ट कर रही होती हैं और उसमें मज़ीद डाटा कलेक्ट कर की जा रही होती है, किए जा रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड मेमोरी होती है। उसके बाद जो है वो फिर उसमें ऑब्वियसली जब मेमोरी फुल हो गई तो फिर वो नहीं आ सकता। सो ये मशीन्स क्या करती हैं, इनके पास इतनी इनफ मेमोरी होती है कि ये प्रीवियस डाटा भी रखती हैं और जो आगे आ रहा होता है उसको भी कलेक्ट कर रही होती हैं, और फिर जो हमारे जो आगे आ रहा होता है उसकी बुनियाद पे वो पिछला जो डाटा उनको लगता है कि जो अब ज़रूरी नहीं है वो उसको हटाती हैं और आगे से न्यू डाटा अपने अंदर फीड करती जाती हैं। सही है, ताकि वो अपना प्रीवियस डाटा और एट द टाइम रियल टाइम पे जो डाटा है उन दोनों की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकें। लेकिन इसकी मेमोरी छोटी होती है, मतलब कम होती है, बहुत ज़्यादा पुराना डाटा नहीं रखती वो अपने पास। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड लिमिटेड मेमोरी। और इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं वो लिमिटेड मेमोरी के टाइप में आते हैं। सही है। अब एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि एक रेस्टोरेंट बेस आपकी लोकेशन के हमारे पास ऐसी रिकमेंडेशंस भी आ रही होती हैं कि हम अपनी लोकेशन हमारी ऑन होती है और हमें बता रहा होता है नियर बाय कौन कौन से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ एआई जो आपकी लोकेशन के बेसिस पे आपको रेस्टोरेंट सजेस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, लोकेशन डाटा जो है वो आपका करंट लोकेशन ले रही होती है, और या फिर आप जहाँ रहते हैं आपका होम लोकेशन एक उनके पास फीड होती है और आपकी एक करंट लोकेशन होती है आप कहाँ पे हैं, तो वो उसकी बेसिस पे आपको बता रहे होते हैं कि ये नियर बाय रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड ये वो एआई है, एआई की टाइप है जो इमोशंस को या थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सकती है, जो कि और इंटरेक्ट कर सकती है। मतलब आपको जो इमोशनल हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस या हम क्या सोच रहे हैं आप उसको कोई अंडरस्टैंड कर ले, तो जैसे हम ही नहीं कर पाते सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या फ़ील कर रहा है, हमें नहीं पता होता, ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं पता होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है या जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक मशीन ये इतना अंडरस्टैंड कर पाए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर ले, आपसे सोशली इंटरेक्ट करे बिल्कुल ऐसे जैसे एक ह्यूमन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। सो ये इस किस्म की ये यहाँ पे थ्योरी ऑफ माइंड में उस किस्म की एआई के बारे में बात हो रही है जो कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि सुपर एआई का एक हिस्सा हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो एआई है वो हमारे इमोशंस को जो है या थॉट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकती या अंडरस्टैंड नहीं कर सकती प्रॉपरली। वो सिर्फ डाटा पे काम कर रही है। अगर आप गेम्स को भी देखते हैं तो वो भी डाटा पे काम कर रहा है कि डाटा है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, उसका कॉन्टेक्सुअल बेसिस पे वो अंडरस्टैंड कर रहा है उसको कि उसके कॉन्टेक्स्ट क्या हैं, लेकिन वो इमोशंस और थॉट्स की बेसिस पे नहीं कर रहा या बिहेवियर की बेसिस पे जो है अंडरस्टैंड कर रहा होता हमारा एआई मॉडल जो अभी है। सो इस किस्म की एआई जो कि बेसिकली सुपर एआई ही कहलाएगी, ये एआई अब तक आई नहीं है वजूद में। इसमें मैंने एक ये अटैच किया है पिक्चर, आप इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, मैं लेक्चर्स जो हैं वो जीसीआर पे मैंने एक ग्रुप बनाऊंगी और मैं उस पर ये स्लाइड लेक्चर्स जो भी होंगे वो अपलोड कर दूँगी, और उसके अलावा जो है हमारा जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, सेल्फ अवेयर ये वही फ्यूचर जनरेशन है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी और वो उसको पता होगा कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। वो इतनी इंटेलिजेंट होंगी कि वो अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, और क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या नए पैटर्न्स हैं, उनको किस तरह से उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सेल्फ अवेयर एआई होगी। ये भी सुपर इंटेलिजेंस में ही आता है कि जो खुद से सब काम कर पाए,
और इतनी अवेयर हो कि उसको किसी ह्यूमन की ज़रूरत ना हो। अच्छा, इसमें 3 फैक्टर्स दिखाए हैं। इमोशनल अवेयरनेस होगी, यानी वही बात आ जाती है, इमोशंस होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, यानी अपने आप को खुद जो है वो असेस भी कर पाए, इवेलुएट कर पाए, जिसमें ह्यूमन की नीड ना हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब डोमेन्स बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब डोमेन हमारे पास आती है। मेन सब डोमेन जो इसकी है मशीन लर्निंग, और फर्दर इसमें और सब डोमेन्स बनती जाती हैं जो कि डीप लर्निंग है, फिर उसमें गैंस आ जाता है, और आगे फर्दर मोर और चल रहा है। सही है। इसी तरह से ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, NLP जिसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे अब आप चैट बॉट्स की बात करते हैं, चैट GPT है, और जितने ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स जो टेक्स्ट डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं, ये सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं ये सारा। सॉरी। सो मशीन लर्निंग में हमारे पास इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, डीप लर्निंग में हैं, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर रही होती है, यानी प्रिडिक्शंस कर रही होती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ग्रेड्स हैं, तो इसमें बताएंगे कि इस स्टूडेंट के इस आंसर को क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर स्टूडेंट ने दिया है, उसकी बेसिस पे उसको कितना ग्रेड करना है। सो ये एक प्रिडिक्शन है उसकी कि इतना ग्रेड होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की, तो वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत सारी होती हैं, प्रेडिक्शंस हो रही होती हैं। अब एक प्रेडिक्शन यहाँ पे आ जाती है जो स्पैम और हैम वाली मैंने आपको बताई कि प्रेडिक्शन है कि कौन सा स्पैम है, कौन सा हैम है। और इस तरह से बाइनरी प्रेडिक्शंस भी होती हैं, लाइक कि एक हमने पिक्चर दी, अगर हम इमेज के डाटा की बात करते हैं, तो हमने एक पिक्चर अपने मॉडल को दी और बोला बताओ ये कार है या नहीं है। सो वो बताएगा कि कार है या कार नहीं है। या फिर हमने एक पिक्चर दी है एक डॉग की, तो उससे पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस, हम उसको नहीं बता रहे, वो बताएगा ये डॉग है, कैट है, कौन सा एनिमल है, क्या है। सो दीज आर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। सही है। ये डीप लर्निंग मॉडल्स भी हमारे इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वो मशीन लर्निंग का ही सब डोमेन है। इसके बाद नेचुरल प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम आते हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन मैंने आपको भी बताया, गूगल ट्रांसलेशन। सो वो ट्रांसलेशन इसमें आ जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेसिकली उसका काम यही है कि हमारा जो टेक्स्ट डाटा होता है उसको हैंडल कर रही होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, NLP। तो ट्रांसलेशन इसमें तो हमारे पास ऑब्वियसली लैंग्वेजेस आती हैं, जहाँ लैंग्वेजेस की बात होगी वहाँ ट्रांसलेशन भी होगी, तो उसमें हम NLP अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लस्टरिंग आ जाती है। क्लासिफिकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इमेजेस पे अगर हम देखते हैं, हम उसे एक इमेज देंगे, वो हमें क्लासिफाई करेगा कि कौन सा एनिमल है। ठीक है, एनिमल की क्लासिफिकेशन हो गई। या एनिमल्स की अगर हम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर की कौन सी स्पीशी है, तो वो उसको क्लासिफाई करेगा। दीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये तो इमेज की बात है। इसी तरह से टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन भी होती है, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया। अगेन मैं अपने थीसिस का बार बार तस्करा कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल एग्जाम्पल है। वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, बेसिकली जो मेरा ये काम था, ये था ही टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कि स्टूडेंट आंसर को बेसिकली क्लासिफाई करे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसको क्या ग्रेड करना चाहिए। सो डाटा मेरा टेक्स्ट था, तो NLP मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की थी और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स लगाए थे। सही। इसी तरह क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज टेक्निक है। इसके बारे में भी हम फर्दर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे फर्दर हम इंशाल्लाह जब मशीन लर्निंग वाला पार्ट पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। क्लस्टरिंग भी एक टेक्निक होती है जिसमें क्लस्टर्स बन जाते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स, और क्लस्टर्स ग्रुप्स बना देते हैं, और उसके थ्रू जो है वो मॉडल ट्रेन होता है और प्रिडिक्ट करता है, ये क्लासिफाई करता है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है कि कोई भी हमारे पास टेक्स्ट डाटा है जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करवानी है, ये भी इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन है।
स्पीच टू टेक्स्ट, हमने स्पीच मतलब वॉइस अपने वॉइस के थ्रू हमने बोला और वो गूगल पे वहाँ पे टाइप, ऐसा होता है ना, हम स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं कि हम बोलते हैं और वो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाता है अगर हमें कुछ सर्च करना होता है। इसी तरह से टेक्स्ट टू स्पीच भी होता है, ये हमारे पास स्पीच में इम्प्लीमेंटेशंस हैं इसकी। इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम्स में आ जाते हैं इन्फरेंस इंजन्स। इन्फरेंस इंजन तो मेन प्रोसेसिंग होती है इसकी, कि किसी भी चीज़ को कोई भी यूज़र क्यूरी है और उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो वो एक्सपोर्ट सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिसमें नॉलेज बेस आ जाती है। जो नॉलेज बेस हम बनाते हैं वो होता क्या है, वो बेसिकली एक्सपोर्ट की नॉलेज से ले हम एक नॉलेज बेस या डाटा बेस बनाते हैं, जिसको हम नॉलेज बेस कहते हैं। सही है। और उस डाटा बेस को इन्फ्रेंस इंजन जो है वो यूज़ करता है। ये बेसिकली दोनों कंपोनेंट्स हैं एक्सपोर्ट सिस्टम के, जो मेन काम कर रहे होते हैं। और फिर वो इन्फ्रेंस इंजन जो है वो फर्दर आगे यूज़र को रिस्पॉन्ड करता है विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज बेस। उसके बाद प्लानिंग, स्केजुलिंग और ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ भी प्लान कर रहे हैं, स्केजुल कर रहे हैं या ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, लाइक जैसे हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक में भी प्लानिंग होती है। हमारा रूट क्या होगा, स्केजुल करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएगा हमारा जो भी सामान है या जो भी है। ये सारा जो आ जाता है, ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको काफ़ी आइडिया होगा इन तीनों चीज़ों का। ये तीनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं। मैंने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, ये सारा कुछ पढ़ चुकी हूँ। मुझे इसका आइडिया है। ये एआई में भी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। इसमें क्या होगा, रिडक्शन है, क्लासिकल है, बहुत सारे ऐसे आपके जो होते हैं एआई मॉडल्स होते हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। सही है। वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स जो होते हैं वो आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताते हैं कि किस चीज़ की, किस इवेंट की अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना हाईली लाइकली है कि वो हो जाए, कितना नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें हैं। रिएक्टिव मशीन्स हमारे पास अब रोबोटिक्स में आ जाती हैं। रिएक्टिव मशीन्स आ जाती हैं, जिसकी अभी हमने एक टाइप हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज ए टाइप हमने इसको पढ़ा कि रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं। ये रोबोटिक्स में आता है हमारे पास। लिमिटेड मेमोरी भी आता है, थियोरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर, ये चारों जो बाई कैपेबिलिटी हमने इसकी टाइप्स पढ़ी। टाइप 2 जो थी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो रोबोटिक्स में आती हैं। इन सब की इम्प्लीमेंटेशन है। आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। बाकी ये एक्सपोर्ट सिस्टम वगैरह का जो या नॉलेज बेस का है, तो ये अभी भी बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है, लॉज में यूज़ हो रहा है। मतलब लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज या लॉ कोई डॉक्यूमेंट एनालिसिस होते हैं या बिज़नेस में डॉक्यूमेंट एनालिसिस होते हैं, तो उधर एक्सपोर्ट सिस्टम्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी यूज़ होते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर क्योंकि एमएल और डीप लर्निंग की एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, और उसमें जो बात है कि उसमें काफ़ी इन्हांसमेंट भी हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है उसको ज़्यादातर लोग जो हैं उसी को देख रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा ओवर शेडो हो जाता है उसकी वजह से, मशीन लर्निंग की वजह से। लेकिन इसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसकी अप्रोच भी है और इसको भी यूज़ किया जाता है। ये कोर एआई एल्गोरिदम्स या कोर एआई कॉन्सेप्ट्स में से आता है एक्सपोर्ट सिस्टम। इसमें ये है कि ये ना बहुत प्रिसाइज होते हैं और एक्यूरेट बहुत होते हैं एक्सपोर्ट सिस्टम्स। लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो डाटा पे चल रहे हैं ना, और वो परसीव भी कर रहे हैं उस वक्त आपका रियल टाइम पे जो हैं वो ट्रेन भी हो रहे हैं। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको इंट्रूजन डिटेक्शन का बताया था, तो उसमें ये होता है ना कि फॉल्स अलार्म भी जनरेट हो जाते हैं कि कहीं यूज़र से गलत पासवर्ड, यूज़र ने गलत पासवर्ड लगा दिया। उसने फ़ौरन जो है उसने बोला ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उसने अनॉमली देखा, उसने फ़ौरन अनॉमलस बिहेवियर की बेसिस पे अलर्ट कर दिया, हालांकि वो ही यूज़र था, वो कोई अटैक नहीं था। ऐसा होता है उसमें। लेकिन एक्सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं ये रूल बेस्ड होते हैं ना, बेसिकली एक्सपोर्ट नॉलेज पे, तो बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो इसमें इस तरह के फॉल्स अलार्म्स और ये फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस बहुत ही कम होता है, समझे, नियर टू ज़ीरो। ठीक है,
लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट हो नहीं सकती इस दुनिया में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं विजन की। विजन से मुराद यहाँ कंप्यूटर विजन है। इसमें वही बात आ जाती है, इमेज रिकग्निशन और मशीन विजन आ जाता है। इमेज रिकग्निशन यही है कि आपने कोई इमेज दी अपने मॉडल को और उसने रिकग्नाइज़ करके बता दिया कि ये चीज़ है। ये भी हम जो है अपना डीप लर्निंग में हमने प्रोजेक्ट किए हुए इसके भी। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान साइन लैंग्वेज का, जिसमें मैंने डीप न्यूरल नेटवर्क्स दो इम्प्लीमेंट किए थे, दो मॉडल्स बनाए थे और उनका कंपैरिजन करवाया था। एक VGG16 था और एक था रेसनेट। सो बेसिकली उसमें भी इमेज रिकग्निशन ये हो रही है कि जो पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज है वो बेसिकली हमारे हैंड्स जेस्चर्स से बन रही होती है ना, तो वो हमने इमेज दी और बताएगा वो कि हमें ये क्या लिखा हुआ है, तो वो रिकग्नाइज़ करेगा और बताएगा कि ये क्या वर्ड है, हमारा मॉडल हमें बताएगा। इसी तरह से मशीन विजन की बात आ जाती है, तो मशीन विजन में यानी हम रियल टाइम पे जो है वो थ्रू सेंसर्स और कैमराज जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और रियल टाइम पे उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है और हमारा AI मॉडल रियल टाइम पे काम कर रहा होता है। जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात कर लें आप, मशीन विजन में आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आपको ट्रैफिक में चाहें तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करवा रहे हैं, या आप कुछ भी डिटेक्ट करवा रहे हैं, कोई एनिमल्स किसी फ़ोटो में कोई एनिमल्स डिटेक्ट करवा रहे हैं, या कोई पर्सन्स डिटेक्ट करवा रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करवा रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबिनार में डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोजेक्ट मैंने वो भी किया है जिसमें ट्रैश, अंडर वाटर ट्रैश डिटेक्शन हो रही है। तो उसका डाटा तो इमेजेस थी, इमेज डाटा था, लेकिन उसकी टेस्टिंग जो है वो वीडियोस पे की गई थी कि एक वीडियोस रियल टाइम चल रही हैं और उस वीडियो में वो डिटेक्ट कर रहा है। सो इस तरह से ये मशीन विजन में आ जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस बेसिकली, the applications and types, whatever you can, whatever you applications of AI में। अब हम पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस भी होते हैं, मेडिसिन्स भी जो हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं, ये एक्सपोर्ट सिस्टम्स भी होते हैं, और अब तो मशीन लर्निंग भी इसमें की बेसिस पे भी हो रहे हैं, जिसमें फ़र्दर उसको क्या होता है, रियल टाइम पे भी डाटा मिल रहा होता है। क्योंकि देखिए एक्सपर्ट नॉलेज से हमने एक नॉलेज बेस तो बना लिया, ठीक है, अब वो एक्सपोर्ट सिस्टम, वो एक्सपोर्ट नॉलेज और वो जो नॉलेज बेस था वो एक सर्टेन टाइम पे था ना, अब हम उसको लेके ही हम आगे, बहुत आगे नहीं जा सकते। वो तो वहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आगे आपके पास क्या नई डिजीज़ेस आ गई, जैसे कोरोना है या मुख्तलिफ नई नई बीमारियाँ आ रही होती हैं, तो वो उनका डायग्नोसिस कैसे होगा। सो जब ये चीज़ आई ना, तो यहाँ पे लैकिंग थी कि अब क्या करें, क्या हम बार बार नॉलेज बेस को जो है वो एक्सपर्ट से या दीगर एक्सपर्ट से जो है नई नई नॉलेज बेस बनाते रहें, इम्प्रूव करते रहें, तो वो भी एक एग्जॉस्टिंग, करना तो यही पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो भी एक एग्जॉस्टिंग काम है ना कि आप बार बार उसको मेंटेन करते रहें, आपको उसको मॉनिटरिंग पूरी करनी है कि भाई अब नई बीमारी आ गई है, आपको एक्सपर्ट से और रूल्स और नॉलेज लेनी है और रूल्स बनाने हैं, उसको अपडेट करते रहना है हर वक्त। लेकिन यहाँ पे जब है ना मशीन लर्निंग आई, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करते हैं कि अब जब आपके पास नॉलेज बेस है और यहाँ पे हम हाइब्रिड चलाते हैं, मतलब हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर सकते हैं कि नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस से रूल्स फायर होंगे, आपको बताएगा। अगर कोई नई बीमारी है, अननोन है, तो वो क्या करेगा, मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो आपका रियल टाइम पे वो परसीव कर रहा है, ट्रेन हो रहा है, नई बीमारियों के बारे में उसे पता चलेगा, फिर वो उसको अपनी नॉलेज बेस को अपडेट करेगा। मशीन लर्निंग मॉडल खुद उससे वो फीडबैक लेगा, उस अननोन डिज़ीज़ के बारे में या न्यू डिज़ीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज बेस को अपडेट करेगा। नॉलेज बेस अपडेट हो जाएगी, फिर वो ये रूल्स फायर होंगे और फिर जो है वो आपको डायग्नोसिस मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह यही मिसाल मैं आपको साइबर सिक्योरिटी में भी दे सकती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में भी यही होता है। बहुत जगह ऐसा हो रहा होता है कि आपके पास सिंपल सिग्नेचर बेस्ड जो है आपके पास सिस्टम्स होते हैं,
उसमें एक जो नोन थ्रेड्स होते हैं ना, वहाँ पे हैशिंग हो जाती है, या वहाँ सिग्नेचर्स जो हैं वो मैच करके पता कर लिया जाता है, और वो बिल्कुल सही बताता है क्या हुआ कि अब कोई न्यू अननोन थ्रेट आ गया। अगर कोई अननोन थ्रेट है, वो नॉलेज बेस उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर सकती, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग उसके साथ इम्प्लीमेंट की जाती है, तो वो एक हाइब्रिड मॉडल बनता है। फिर वो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो नोन थ्रेट्स को परसीव करता है, उससे वो नॉलेज बेस को अपडेट करता है, और उसके बाद जो है उसको फिर वो फर्दर सोल्यूशंस देता है। इसी तरह से हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब हो रही हैं, न्यू मेडिसिन्स आती हैं, नई बीमारियां हैं तो नई मेडिसिन्स भी हैं। रोबोटिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने आ गए हैं, इतनी प्रिसाइज हैं सॉरी कि अब सर्जरीज़ में भी यूज़ किया जा रहा है। इसकी ये मैंने एक पिक्चर इसमें शेयर की है, तो ये तो ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, अभी डायरेक्टली ह्यूमन पे अभी नहीं गए हैं। तो ये मैंने बोला मुझे अच्छी मिली, तो मैंने बोला मैं शेयर करूँ आपसे। बाकी फाइनेंस में अगर हम देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक प्रेडिक्शंस, ये सारी चीज़ों में एप्लीकेशंस हैं एआई की। फ्रॉड अलर्ट, वही बात आ जाती है जो अभी हम कई दफ़ा कर चुके हैं। कौन फ्रॉड है वो आपको फ़ौरन अलर्ट, हमारे जो एआई सिस्टम है वो अलर्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे बात करें हम स्टॉक प्रेडिक्शंस की, तो उसमें हमने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क लगाया हुआ है, LSTM न्यूरल नेटवर्क, जो फोरकास्ट कर रहा है कि क्या स्टॉक प्राइस चल रही है, और उसका इनपुट जो है वो न्यूज़ हैं और ये फॉरम सेंटिमेंट्स वगैरह, ये स्टॉक जितना हिस्ट्री है उसकी, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनपुट देंगे इसको। और उसके बाद क्या होगा, वो न्यूरल नेटवर्क में ऑब्वियसली एक हिडन प्रोसेस होता है, एक प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद वो आपको प्रेडिक्ट करेगा कि क्या जो है स्टॉक प्राइस होगी। तो इसकी प्रेडिक्शंस ऐसे होती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनॉमस व्हीकल्स आ जाते हैं अगेन हमारे पास, और उसके अलावा आ जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रैफिक मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी आपसे शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं कि कहाँ पार्क करना है, कैसे मैनेज करना है। एक डेटाबेस होती है, वही नॉलेज बेस आ जाती है, और उसके बाद फिर हमारे पास फर्दर सेंसर्स मौजूद होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इंटरनेट से कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू पूरे जो है ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो अब इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, एआई ड्रिवन होते हैं। सही है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट में, तो वही कंटेंट रिकमेंडेशन आ जाती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, या स्पॉटिफाई हो, या फिर वो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो फिर अपने यूज़र्स को बताएगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है। तो ये वही बात आ जाती है, यूज़र क्या परचेज़ कर रहा है, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या वो वॉच कर रहा है। पहले तो हमारा मॉडल यही सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, ठीक है, उस पर वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। उसके बाद वो उसके हिसाब से आपको जो है अपना रेकमेंड करता है। सही है। फिर उस पर यूज़र फीडबैक क्या आता है कि यूज़र उस चीज़ को लाइक किया है, यूज़र ने कि आपने उसे रेकमेंड किया है और उसको आपकी रिकमेंडेशन अच्छी लगी या बुरी लगी, तो वो यूज़र फीडबैक होता है, और उस यूज़र फीडबैक से वो और लर्न कर रहा होता है ऑब्वियसली, तो फिर वो इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है। और डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, या रिटेल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। जैसे एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो इसमें हमारे पास रोबोटिक्स बहुत है। हमारे पास ऐसे सैटेलाइट, एक तो मैंने आपको बताया था सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रही होती है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू जो इमेजेस होते हैं, सैटेलाइट इमेजरीज होती हैं, उनके थ्रू हम पता लगा रहे होते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि मेरा एक रिव्यू पेपर भी है इस पर, और वो इसी से रिलेटेड था। एक वेजिटेटिव इंडेक्स है जिसके ऊपर मेरा पेपर था,
उसको रिव्यू किया था, और थ्रू सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। सो वही उनकी जो इमेजेस हैं उनकी बेसिस पे जो है हम वो देख रहे होते हैं कहाँ कैनपी है, कहाँ वीड है। बहुत सारी हमारे पास जो है ना इसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मौजूद हैं। अगर आपको देखना है कि कहाँ पे बैरन लैंड है और कहाँ पे कैनपी है, कहाँ पे जो है वो बहुत थोड़ा अच्छा नहीं है, कहाँ वीड्स है, वीड डिटेक्शन, तो ये सारी डिटेक्शन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ये एआई मॉडल्स करके दे रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रोबोट्स भी होते हैं, ऐसे आईओटी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती हैं कि फ़र्दर उसमें अगर कहीं वीड है या पेस्ट्स हैं फाइंड आउट हो गया है तो उसके लिए क्या करना है। तो ऐसे हमारे पास आईओटी डिवाइसेस भी मौजूद होती हैं, और प्लस ऐसी वहाँ पे मशीन्स मौजूद होती हैं कि फिर वहाँ पे पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एज ए रिस्पॉन्स जो हैं वो डाले जाते हैं। और उसके अलावा ये रोबोट्स हैं जो बहुत सारा कल्टीवेशन का और फील्ड्स पे काम कर रहे होते हैं। ये एआई ड्रिवन रोबोट्स हैं। स्टेशंस होते हैं आईओटी के जो हब्स को कनेक्ट किया हुआ होता है, ये क्वाडकॉप्टर्स और ये सारे होते हैं। यूएवी जो होते हैं इनके थ्रू भी हमारे पास इमेजेस आ रही होती हैं, ये भी पूरा टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऑटोमेट हो चुका है, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारा, और काफ़ी इसकी वजह से हमें हेल्प भी हो रही है। हर जगह हर वक्त किसान मौजूद नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली इतनी बड़ी फील्ड है तो उसमें तो बहुत ज़रूरी था कि हमें ऑटोमेशन की तरफ जाया जाए, और वहाँ गए भी हैं तो, और उसका फ़ायदा भी हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में वही बात आ जाती है कि आपकी डिज़ायर्ड या स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो टास्क है उस पर डिपेंड करता है कि आप करवाना क्या चाह रहे हैं। लाइक अभी आपने सुना होगा कि कराची के एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे एक एआई ट्यूटर, रोबोटिक ट्यूटर जो है वो लाई गई है। सो उससे क्या होगा, उसमें उन्होंने बताया है कि उस एआई ट्यूटर का क्या है, वो मैथमेटिकल और लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ जो हैं बच्चों की उनको इम्प्रोवाइज़ करेगी। मैथमेटिकल स्किल्स और लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया गया उसमें, वो उनकी हर बच्चे की। और उसका एक फ़ायदा ये भी है कि एक टास्क उसकी ये भी है कि वो इंडिविजुअली जो है वो हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जो है वो मॉनिटर करेगी और उस हिसाब से उसको लेके चलेगी। सो विच इज़ अ गुड थिंग। यूजुअली जो हैं वो इतनी बड़ी क्लास में इतने स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर के लिए एग्जैक्टली समझ पाना, वैसे समझ तो जाते हैं टीचर्स बिकॉज वी आर ह्यूमंस, अल्लाह ताला ने बनाया है वही, तो कर तो लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हेल्प उनको होगी फर्दर, और एक ऑटोमेशन की तरफ जा रही है ये चीज़ भी। सो एआई जहाँ पे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वहाँ पे एक जॉब्स के लिए लोगों की थ्रेट भी है। बहरहाल अब रिटेल में बात करते हैं। तो रिटेल में जब हम जो ग्रोसरी करने वगैरह जा रहे हैं, अच्छा ये आपने जो पिक्चर देखी है इसमें, तो आप यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, ये वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुना होगा। इसमें ये नेविगेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इससे रिलेटेड एक पिक्चर इसमें मैंने लगा दी है। बहरहाल रिटेल में भी जो है आपका काफ़ी इम्प्लीमेंटेशंस या एप्लीकेशंस हैं एआई की। एवरीडे लाइफ में हम कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारे एआई को पढ़ने के या उसको समझने के या उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो हम क्या कर रहे होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं। ऑब्वियसली अब हर कोई चैट जीपीटी से जो है वो ज़रूर हेल्प ले रहा होता है, तो हमारे पास ऐसे असिस्टेंट्स मौजूद हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स मौजूद हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर देते हैं। इसी तरह से ई कॉमर्स इन्हांस हुआ है हमारा वेबसाइट में, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम तो एक चीज़ है, उसके अलावा भी उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट की जा सकती हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। इसी तरह ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं तो फिर ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है, और ड्राइवरलेस कार्स हैं,
और इसी तरह से हमारे पास व्हीकल्स में ऑब्वियसली सेंसर्स हैं, और ये इंटरनेट या वाईफाई से आप जो है वो कहें कि लिंक करेगा, तो ये ऑटोमेशन की तरफ ही जाएगा सब। हम एवरीडे लाइफ में हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक इंटरनेट तो मस्ट है हमारे लिए, और ये सारी चीज़ें अब इनमें कुछ ऐसी हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम आगे यूज़ करने वाले हैं। जैसे ऑटोनॉमस व्हीकल्स तो अभी फ़िलहाल हर कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आगे जाके ऑब्वियसली वो भी यूज़ करेंगे सब। एजुकेशनल टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, लर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ट्यूटर्स भी आ गए हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एआई रिलेटेड एजुकेशनल टूल्स मौजूद हैं। लाइक अगर आप रिसर्च बेस की बात करते हैं ना, तो रिसर्च बेस्ड टूल्स भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे चैट जीपीटी तो एक वैसे ही जनरल मॉडल है, लेकिन आप फर्दर और फंक्शनैलिटीज़ पे जाते हैं ना, तो आपको एजुकेशनल साइड पे भी जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए वो उसका आपको टूल अवेलेबल होगा, एआई टूल अवेलेबल होगा, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसाइट्स वही बात आ जाती है जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, कस्टमर इंसाइट्स चाहिए होती हैं, फाइनेंस कैसा चल रहा है, क्या है, इन सारी इसकी पूरी विजुअलाइजेशन करना, ये इसके एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ों में भी हमारी एआई डेली यूज़ हो रही होती है। सो एआई जो है वो रिस्पॉन्सिव है, इंडिपेंडेंट है, एडेप्टिव है और डिसाइसिव है। यानी ऑब्वियसली ये ऑब्ज़र्व करती है, उसके बाद उसको जो आपकी एनवायरनमेंट होती है उसको अडेप्ट करती है, और उसके अडेप्ट करने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसको करना क्या है, और उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और उसके बाद ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है एआई की, फिर कि वो जब खुद ही सेल्फ ट्रेनिंग कर रही है, यानी रियल टाइम पे अपने आप को ट्रेन कर रही है और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, सो वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ही होगी। सही। हाँ, ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं इसमें, जिसमें ठीक है अभी नीड होती है, क्योंकि हमें अपने मॉडल को खुद एवेलुएट करना होता है। इस वक्त वो टाइम नहीं आया कि हमारा मॉडल खुद ही अपने आप को एवेलुएट करें। सो ज़रूरी नहीं है हमारा मॉडल बहुत अच्छा ही, अगर हमने एक एआई मॉडल बनाया है तो वो बहुत अच्छा ही वर्क करे, वो बहुत वर्स्ट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, स्पेशली द डाटा। आप उसको डाटा कितना क्लीन और कितना अच्छा दे रहे हैं, आप जितना अच्छा आप उसको डाटा, जितनी अच्छी आपको उसको फीचर्स देंगे, उतना अच्छा आपका मॉडल बनेगा। ठीक है, सो डाटा बहुत मैटर करता है, और डाटा भी अब छोटा नहीं चाहिए होता, अब हमें बिग डाटा की नीड है, बिग डाटा चाहिए होता है। सॉरी। इसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो प्रोग्रामिंग जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है हमारी डेवलप हो रही है इससे। ऑब्वियसली एआई करनी है तो फिर प्रोग्रामिंग भी करनी है, और प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। अब ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है, उसका स्पेसिफिक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसी लिए आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं इसके। और इसी तरह से आपकी ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, डिमांड बहुत हाई हो जाएगी आपकी। और इसी तरह से आप जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, तो फिर इससे बेहतरीन और क्या चीज़ हो सकती है। इसी तरह से जो सस्टेनेबिलिटी के लिए हम एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक अब हम थोड़ा सा एथिकल एआई या एआई एथिक्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, देखें इंशाल्लाह। सो सोसाइटल इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है, जहाँ देखें इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ उसके कुछ जो हैं वो नुकसानात भी हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इसके बेनिफिट्स को ज़्यादा जो हैं वो यूटिलाइज़ करें, बजाय इसके कि उसके नुकसान मतलब या उसकी जो बैड साइड है या जो डार्क साइड है उसको हम ट्रिगर करें। सो इसके क्या इम्पेक्ट्स हैं, अच्छे
ही इम्पैक्ट्स होंगे। अभी तक भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हैं सोल्यूशंस में, हमारे पास प्रॉब्लम्स के बहुत अच्छे सोल्यूशंस हमें मिले हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिली है इसकी वजह से। लाइक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं तो ये तो एक मेजर इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक सबसे बड़ा एक अलमिया है, एक मेजर इशू है इसकी सिक्योरिटी, उसका डाटा। सो और उसके लिए अगर हमारे पास एआई एक अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, सो दैट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑफ एआई। हेल्थ केयर में हमने बात की थी। सो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे हमने जो सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ की बात की, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, इन सब में, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है कि रियल लाइफ में इनके ऊपर काम हुआ है। और वो क्या है, हेल्थ केयर में हमारे पास IBM वाटसन की जो है वो डायग्नोसिस कर रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास टेस्ला का ऑटो पायलट आ चुकी है। और इसी तरह से रिटेल में हमारे पास अमेज़ॉन की रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी मौजूद हैं। सही है। इसी तरह तो बहुत सारे और ई कॉमर्स वेबसाइट्स या उसमें भी आपको मिलेंगे।